फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारे विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे में। हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था अनिश्चितकाल के लिए स्थगन। आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है शून्यकाल, 0 आर। तो ये 0 आर क्या होता है? यह प्रश्नकाल और दस्तावेज प्रस्तुत करने के तुरंत बाद तथा किसी सूचीबद्ध विषय उस पर बहस करने शुरू करने से पहले उसकी अवधि जो होती है उसको क्या बोलते हैं? शून्यकाल बोलते हैं। टाइम क्या होता है? तो ये दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू होता है और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? शून्यकाल कहा जाता है। संसदीय प्रक्रिया में इस काल को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। मामले उठाने की प्रक्रिया, तो संसद सदस्यों को उस विषय का उल्लेख करते हुए नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वे क्या करते हैं? उठाना चाहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति वो यह तय करते हैं कि किसी मामले को उठाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आता है हमारा प्रश्नकाल, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। तो संसद की जो प्रत्येक बैठक होती है उसका जो पहला घंटा है वो प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस दौरान सदस्य वो प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर जो मंत्री हैं वो उनके उत्तर देते हैं। अब 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तारांकित होते हैं, दूसरे अतारांकित होते हैं प्रश्न, और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब जो तारांकित प्रश्न है इसे एक तारांकित स्टार द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, मतलब बोलकर ओरली इसका उत्तर देंगे, और इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं। और अतारांकित प्रश्न क्या है? इसका उत्तर कैसे देंगे? लिखित रूप में देंगे। ठीक है, ये हमको पॉइंट याद रखना है कि तारांकित प्रश्न में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा और अतारांकित प्रश्न है इसमें जो हम उत्तर दिया जाएगा वो लिखित रूप से दिया जाएगा, और इसलिए इसके बाद प्रश्न पूरक प्रश्न है वो नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना वाले प्रश्न, तो ये प्रश्न 10 दिन से कम अवधि के नोटिस पर पूछे जाते हैं और इनका उत्तर भी कैसे दिया जाता है? तो वो मौखिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नीवा। कार्यान्वयन मंत्रालय, तो कौन सा कार्यान्वयन मंत्रालय? इसका संसदीय कार्य मंत्रालय। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं उनकी कार्यकारिणी उसको एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाना एवं वन नेशन वन एप्लीकेशन की जो परिकल्पना है उसको साकार करना है। तकनीकी आधार, तो NIC क्लाउड मेघराज पर होस्ट किया गया है। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की जो कार्यवाही है वो सहजता से डिजिटल रूप में संचालित करने में क्या करेगा? सक्षम बनाता है। वित्त पोषण, तो ये एक कैसी केंद्र प्रायोजित योजना है। एक होती है हमारी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना और एक होती है हमारी केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो ये वाली हमारी कौन सी है? केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अब इसमें जो राज्य हैं और जो केंद्र हैं ये मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान रूप से वित्तीय सहायता मिलती है। नागालैंड पहला राज्य था जिसने नीवा का सफलतापूर्वक लागू किया है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि कौन सा राज्य है नीवा को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला, तो वो है नागालैंड। नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज। तो सबसे पहले लोकपाल, तो ये अभी सुर्खियों में क्यों है? कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी कौन सी रिपोर्ट 145वीं रिपोर्ट है उसमें लोकपाल की जांच, इंक्वायरी और अभियोजन प्रोसिक्यूशन शाखाओं को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने की इन्होंने क्रियाशील करने की सिफारिश की है। लोकपाल के बारे में हम देखें तो स्थापना और उद्देश्य, तो ये भ्रष्टाचारी रोधी संस्था है। इसे लोक सेवक है उनसे जो भी जुड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? एक अधिनियम के द्वारा। कौन सा? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, तो दोनों ने लोकपाल संस्था की स्थापना की इन्होंने सिफारिश की थी। जो प्रथम था और द्वितीय था दोनों ने सिफारिश की थी इसकी स्थापना की। राज्य स्तर पर लोकायुक्त उसका गठन किया जाता है। ठीक है, कौन से स्तर पे किया जाता है? राज्य स्तर पर।
इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा, आमतौर पर जो संबंधित राज्य उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश और कौन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उनके परामर्श से होता है। एक तो राज्यपाल होंगे उनके द्वारा की जाएगी, और कौन कौन होगा, जो वहां का उच्च न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, और जो राज्य विधानसभा है उसमें जो विपक्ष के नेता हैं इनके परामर्श से करेगा राज्यपाल। लोकपाल के लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इसके अनुसार लोकपाल की जो शक्ति है वो भारत के सभी श्रेणियों के लोक सेवकों पर लागू होती है। ठीक है, कौन सी पर लागू होती, सभी श्रेणी के जो भी लोक सेवक है सब पर लागू होती है, जिनमें केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत वे सेवक भी शामिल हैं जो भारत में या विदेश में तैनात हैं। ठीक है, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, कहीं पे भी तैनात हो, ये सबके लिए है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 भारत के प्रथम लोकपाल थे। ठीक है, कौन थे भारत के प्रथम लोकपाल, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान लोकपाल कौन है, तो वर्तमान के न्यायमूर्ति AM खानविलकर हैं। कार्यकाल और पात्रता हम देखते हैं, तो कार्यकाल क्या है, इनका जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है, मतलब जब इन्होंने हम पद ग्रहण किया है तो वो वाली तारीख से लेकर हम 5 वर्ष तक देखेंगे, या फिर हम एक इसमें उसकी आयु मतलब एज दे रखी है कितने साल तक, 70 वर्ष, इनमें से चाहे कोई भी पूरा हो जाए तो तब तक बने रहते हैं ये। लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए ये पात्र नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं तो ये पात्र नहीं है, ये पॉइंट याद रखना है हमें। हालांकि लोकपाल का जो कोई सदस्य है वो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है। मतलब है अगर लोकपाल का कोई सदस्य है उसका जो कार्यकाल है वो पूरा 5 साल नहीं हुआ है तो वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या कहते हैं, इसमें पात्र है। हम लोकपाल की संरचना देखेंगे तो अध्यक्ष भारत का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसका वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश, इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब इसके सदस्य देखते हैं तो इसमें कुल कितने 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% मतलब 4 हैं वो न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और कुल सदस्यों में से न्यूनतम जो 50% है वो सदस्य अनिवार्य रूप से कहाँ से होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाएं के बीच से होना चाहिए। फिर न्यायिक सदस्यता की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या फिर वह किसी भी न्यायालय उसका मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। फिर नियुक्ति, तो एक चयन समिति है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति है उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, वो भी एक चयन समिति है उसके द्वारा। हम देखेंगे इसके अध्यक्ष या सदस्य हेतु जो अयोग्यताएं या निरर्हताएं हैं, तो संसद या विधानमंडल सदस्य, तो वह संसद या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य इसमें नहीं हो सकता है। अगर कोई नैतिक अधमता या अपराध में दोष सिद्धि व्यक्ति है तो वो भी इसके लिए निरर्ह है, अयोग्य है। आयु सीमा तो क्या है, पदभार ग्रहण करने की तिथि पर व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए जब उसने पद ग्रहण किया है, तो 45 वर्ष है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। किसी पंचायत का नगर पालिका का सदस्य है तो वो भी निरर्ह है, इसके लिए अयोग्य है। सेवा या हटाया या पदच्युत या बर्खास्त किया गया कोई व्यक्ति तो वो भी इसके लिए अयोग्य है। किसी विभाग या लाभ के लिए पद पर आसीन व्यक्ति है तो वो भी इसके लिए अयोग्य है। लोकपाल की चयन समिति की संरचना, तो प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष है वो इसका सदस्य होगा, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो भी इसका सदस्य होगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है वो भी इसका सदस्य होगा, और एक प्रख्यात न्यायविद जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाए ऐसा सदस्य। लोकपाल के 2 विंग, तो विंग कौन कौन से, एक है जांच इंक्वायरी विंग और एक अभियोजन विंग। जांच इंक्वायरी विंग उद्देश्य क्या है इसका, तो किसी भी लोक सेवक है उसके द्वारा किए गए ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो किसमें आता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय हो। समय सीमा क्या है, तो 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। संरचना, तो यह विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी। निदेशक को 3 पुलिस अधीक्षकों
एसपी और एसपी सामान्य, एसपी आर्थिक व बैंकिंग और एसपी साइबर द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। इसके तहत इसके पास सिविल कोड की भी सभी शक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, कौन से कोड की? सिविल कोड की सभी शक्तियां होंगी इसके पास। अभियोजन विंग, तो इसका अध्यक्ष एक अभियोजन निदेशक होता है। अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दायर करेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसीए 1988, उसके तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवक है उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लोकपाल की शक्तियां, जांच पर अधीक्षण, तो लोकपाल द्वारा सीबीआई सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी है उसकी जांच के लिए प्रेषित मामलों के संबंध में उन पर निगरानी रखना और उन्हें निर्देश करना। दस्तावेज की सुरक्षा, तो किसी भी दस्तावेज रिकॉर्ड की तैयारी संरक्षण का दायित्व संभालने वाले लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा, सार्वजनिक होने से रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी करना आदि। सिविल कोड की शक्तियां, तो इसे भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। अपीली प्राधिकार, तो ऐसे मामलों में जहां निर्णय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले शामिल होते हैं, वहां लोकपाल किसी भी लोक प्राधिकरण तथा सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्यरत है। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि ये अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार, तो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के मंत्री या संसद सदस्य है अथवा समूह ABCD के तहत केंद्र सरकार के पदाधिकारी संसद के किसी अधिनियम द्वारा सुस्थापित या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और निदेशक, ये सब इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। 10 लाख रुपए से अधिक का विदेश अंशदान प्राप्त करने वाली कोई भी सोसाइटी है या ट्रस्ट या निकाय, ये सब भी इसके क्या आते हैं? लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। साथ ही हम क्लास ये यहीं पे एंड करते हैं। आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।